गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का 4 सब्जेक्ट चल रहा था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट 2 था, उसकी सीरीज हमारी चल रही थी। ठीक है दोस्तों, उसकी सीरीज हमारी चल रही थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कि अभिकरण को परिभाषित कीजिए। अभिकरण को परिभाषित कर उसके अवयवों को इंगित कीजिए। या फिर क्या एक अवयस्क और अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है? इट मीन्स कि डिफाइन एजेंसी एंड पॉइंट आउट इट्स एसेंशियल्स। मतलब यह है कि आपको अगर क्वेश्चन, ये देखो, पहले तो ये मैं बता दूं, आपको ये क्वेश्चन 10 नंबर में भी मिल सकता है, 20 नंबर भी मिल सकता है और 4 नंबर भी मिल सकता है। तो अब इसका मतलब सबसे बता दूं कि एजेंसी किसे कहते हैं, यह भी लिखा हुआ आ सकता है। और अभिकरण किसे कहते हैं, अभिकरण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, किसी भी मोड से आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अभिकरण इट मीन्स एजेंसी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अभिकरण मतलब कि एजेंसी को समझते हैं। देखिए, जल्दी से पेन और नोटबुक निकाल कर रेडी हो जाइए, मुझे बार बार ना कहना पड़े दोस्तों, खुद से ही रेडी हो जाया कीजिए। ठीक है, चलिए। अदरवाइज अगर ऐसा है कि आपके पास पेन और नोटबुक अभी अवेलेबल नहीं है और कभी आप किसी ऐसी स्थिति में हो कि वहाँ पर देख रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है आप उससे नोट करो, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभिकरण। देखिए, अभिकरण दो व्यक्तियों के मध्य है, मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच स्थापित एक संबंध है। इट मीन्स कि दो लोगों के बीच का एक रिश्ता है, दो लोगों के बीच का एक संबंध है। क्या है? अभिकरण। इट मीन्स एजेंसी, जिसमें एक व्यक्ति, जिसे मालिक कहते हैं, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से सहमति देता है। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी सहमति देते हुए उसका प्रतिनिधित्व या उसके बदले में कार्य करता है। देखिए, दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है मालिक और एक होता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, एक होता है कोई भी अन्य व्यक्ति। ये होता है मालिक, ये होता है व्यक्ति। इन दोनों के बीच में एक संविदा बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मालिक कहता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, जब मैं ना रहूं, मेरी अनुपस्थिति में ये काम करना है, या फिर मेरे लिए ये काम करना है। तो इन दोनों के बीच में जो भी संबंध बना है, अब इन दोनों के बीच में दोस्तों जो संबंध बना है, काम करने की छोड़ो, इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इसको एजेंट कहेंगे, सीधा सीधा मैं बता दूं आपको। और ये मालिक है कोई भी, लेकिन इनके बीच में जो रिश्ता है ना, उसको कहेंगे एजेंसी। समझ में आ गया दोस्तों? उसको कहेंगे एजेंसी। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंसन महोदय के अनुसार, यद्यपि सामान्य नियम है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संविदा करके किसी तीसरे व्यक्ति को न तो अधिकार दे सकता है और न तो उत्तरदायित्व अधिरोपित कर सकता है, मतलब कि उसके अपने अधिकार जो है उस पर थोप सकता है, परंतु नियोजन किए जाने पर यह उस उद्देश्य से अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन जो एजेंसी बना करके वो क्या कर सकता है? उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है कि वह तीसरे पक्षकार से विधिक संबंध स्थापित करे। इस उद्देश्य के नियोजन को ही अभिकरण दोस्तों कहते हैं, एजेंसी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, महेश चंद्र बसु बनाम तिलक राम AIR 1938 नागपुर 254-55 के बाद में अभिकरण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, एक बार और ध्यान से समझ लेना। एक अभिकर्ता अपने स्वामी से, मतलब कि एक एजेंट अपने मालिक से, एक एजेंट, इस तरह से समझे, एक एजेंट अपने मालिक से दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ संविदात्मक संबंध उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करता है। वह शक्ति ही अभिकरण का मुख्य तत्व है, मतलब कि वह शक्ति क्या कहलाती है? एजेंसी। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। UTI बनाम रविंद्र कुमार शुक्ला AIR 205 SC 3528 के मामले में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI ने एक चेक पंजीकृत डाक द्वारा अदाता, मतलब कि पेई जिसको जो चेक है उसका बैलेंस जाना था, उसको भेजा, परंतु अदाता को यह चेक प्राप्ति नहीं हुआ। आदाता UTI के माध्यम डाक से भेजे जाने वाले चेक के संबंध में कोई सुविधा उसके पास में नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पोस्ट ऑफिस UTI के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। चेक न पहुंचने का दायित्व पोस्ट ऑफिस का है,
का नहीं होकर यूटीआई का होगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब मैं आपको अपने शब्दों में एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि एजेंसी होती क्या है। देखिए मैं ये मानता हूं कि मोस्टली लोग जितने भी आप हैं सब कोई ना कोई व्हीकल चला रहे होंगे, या तो बाइक हो, ठीक है, या फिर कार हो, ये आप चला रहे होंगे। चलिए, या फिर ये भी नहीं है तो आपके पास में जो है मोबाइल है, आपके घर में एलईडी टीवी होगा, वॉशिंग मशीन होगी, इस तरह के कोई भी इंस्ट्रूमेंट होंगे। चलिए अब ये होगा। अब ये आप कहोगे कि ये बात क्यों कर रहे हो, देखो मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने देखो दोस्तों, ये जो जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपके पास में फ़ोन है वीवो का, ठीक है, इसको कौन बनाता है, वीवो कंपनी बनाती है, ठीक है दोस्तों, कंपनी बनाती है। चलिए यूजर कौन है, आप, यू, ठीक है, आप हैं यूजर, कंपनी बनाती है। तो आपको चाहिए वीवो का मोबाइल, तो अब मुझे ये बताइए आप वीवो का मोबाइल लेने के लिए कहाँ जाएंगे। दोस्तों सीधी सीधी बात है कि आप मोबाइल लेने के लिए जाएंगे शॉप पर, ठीक है, शॉप पर जाएंगे आप मोबाइल लेने के लिए। लेकिन मोबाइल बना कहाँ है, वीवो कंपनी में, ठीक है, वीवो कंपनी में मोबाइल बना है, आप लेने जाएंगे शॉप पर। आप गए, भैया मोबाइल दे दो, उसने कहा 20K का है, ठीक है, 20K मतलब 20,000 रुपये का मोबाइल है, आप लेकर के उसको आ गए, ठीक है। यहाँ पर अब देखो बात फिर से मैं क्वेश्चन एक और करवा चुका हूँ मैं, तुम गारंटी या वारंटी की, ठीक है, तो यहाँ से उसने वारंटी दी, एक गारंटी दी 1 साल की, आप लेकर के मोबाइल को आ गए। मोबाइल लेकर के आने के बाद में वो चलाया, 2 महीने में वो हो गया ख़राब, 2 महीने में वो हो गया ख़राब। अब मोबाइल को लेकर के गए यहाँ पर, भाई साहब ये रहा तुम्हारा मोबाइल और मेरे पैसे दे दो या फिर मोबाइल को रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अब ये कहता है भाई साहब मैं नहीं ले सकता। तुम कहो क्यों, तूने गारंटी दी थी। अब तुम कहोगे देखो भाई साहब गारंटी तो दी थी, लेकिन उस समय पर कंपनी ने भी मुझे गारंटी दी थी, लेकिन अब कंपनी ने वो गारंटी ख़त्म कर दिया और उनसे बोल दिया कि भैया इस तरह के कोई मोबाइल आए तो उसको ना ले। अब ये बीच में फंस गया, कंपनी जहाँ से उसका संबंध था कंपनी से, ये फंस गया। तो अब ये जो दोस्तों कंपनी है, ठीक है, अब जब भी अब ये कोर्ट केस करेगा नहीं दे रहा, तो अब ये कोर्ट में सफाई देगा कि सर मैं तो एजेंट हूँ, केवल मैं तो एजेंसी चला रहा हूँ। एजेंसी किसकी है, वो है वीवो की, मेरा कोई दायित्व नहीं है इसमें। मुझे तो उन्होंने कहा कि इतने में बेच दो, मैंने बेच दी, अब वो कह रहे हैं कि ना वापस मत लेना, मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो केवल और केवल वीवो कंपनी के आदेशों का पालन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद से नहीं भरूंगा, कंपनी से मिलिए। तो अब अदालत जो है कंपनी को पकड़ेगा। हाँ भाई, अब उससे कही तूने ऐसा किया था, हाँ कहा था तो तू उसका पेपर, क्योंकि उसके पास में तो गारंटी कार्ड है ना, सबूत है, तो उसके किसको चुकाना पड़ेगा, वो वीवो कंपनी को चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये आया किसके थ्रू था, ये किसके थ्रू आया था, एजेंट के थ्रू आया था, ये कंपनी थी। चूंकि एजेंसी है इसलिए अब ये जो एजेंट जो जिसको चला रहा है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो एजेंसी का है। ये जो एजेंसी उसको चला रहा है वो किसके मालिक कौन है इसका, वीवो कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये एजेंसी और एजेंट बनते क्यों हैं, सीधा सीधा लॉजिक है कि वीवो कंपनी जो है वो घर घर तो जाएगी नहीं देने के लिए, हाँ भी लो हम वीवो कंपनी है, फ़ोन ले लो वीवो कंपनी, इसलिए ये क्या कर देते हैं, ये अपने अपने एजेंट बनाकर भेज देते हैं और जगह जगह पर जाकर के वीवो की शॉप और वो खुल जाती हैं और वो एजेंसी उनसे ले लेते हैं और अपना अपना काम करते हैं। इसी तरह से मोबाइल की हो, कार की हो, बाइक की हो, न जाने कितनी एजेंसी हैं। कंपनी एक है हीरो की, ठीक है, और उसकी हमारे सिकंदराबाद में, अब हमारे बुलंदशहर में, ठीक है, हमारे अलीगढ़ में, हमारे गाजियाबाद में, हमारे शाना में, गढ़ में, इनमें सब में जो मोस्टली है, हर शहर में इस तरह की क्या मिलेगी आपको, एक एक कम से कम एक एक तो एजेंसी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो उसी को कहते हैं एजेंसी, जिसको एजेंट चलाते हैं। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ये परिभाषा आप सारी समझ में आ गए होंगे। चलिए तो अब चलते हैं अभिकरण के आवश्यक तत्व क्या है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि अभिकरण के आवश्यक तत्व क्या है। देखिए अभिकरण के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला, अभिकरण के लिए दो व्यक्तियों के मध्य संबंध का वर्तमान रहना आवश्यक है। इट मीन्स कि दो लोगों के बीच में एक समझौता होना आवश्यक है। एक कह रहा है ले जा मेरी कंपनी से माल ले जा करके इनको बेच दे, थोड़ा प्रॉफिट तू कमा लिया, माल मेरा बिकेगा, मेरा भी होगा। समझ में आ गया। चलिए दूसरा, एक व्यक्ति जिसे स्वामी कहते हैं, जैसे ही मैंने एग्जाम्पल बताया तो वीवो उसमें स्वामी था।
अपनी सहमति दे कि दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व या उसके बदले में कार्य कर रहा है। उसके जब जो भी वीवो का मोबाइल बेचेगा वहाँ अपने बोर्ड लगा के रखता है, उसके आगे जो अपनी जो भी शॉप है उसका आगे बोर्ड लगे रहते हैं, आपने देखा होगा वीवो सैमसंग बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, तो उसका प्रतिनिधित्व उसने तो क्या, हाँ मैं तो वीवो का सामान बेच रहा हूँ। चलिए आगे, दूसरा व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दे। अब दोनों के बीच में एजेंसी है, वीवो का एक, हाँ भी हमारा ही सामान है, ओरिजिनल सामान है, हमारी कंपनी से लेकर गया है, खरीद लो, ठीक है। और जो खरीदने वाला है वो भी कहे भैया वहां से लेकर के आया हूं मैं तो, और उनका माल बेच रहा हूँ, ठीक है। तब दोनों का जाकर के क्या होगी, संविदा होगी, उसी को बोलेंगे एजेंसी। एक मान्य अभिकरण के मुख्य तत्व होते हैं। एक मान्य अभिकरण जो है, मान्य जो है, ठीक है, लीगल जो है, उसके मुख्य तत्व होते हैं। जैसे कि नंबर 1 देखिए, स्वामी संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। भैया जो भी मालिक है ना वो सक्षम होना चाहिए कि हाँ अपनी कितनी भी ब्रांच है वो खुलवा सकता है। इन ब्रांचों को ही तो एजेंसी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, बिल्कुल सही है, व्यक्ति तो कोई भी अभिकर्ता, एजेंट कोई भी हो सकता है। अभिकरण की स्थापना के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, धारा 185। इट मीन्स कि एजेंसी बनाने के लिए उसके बदले में उसे अपने पास से क्या देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो कंपनी की जिम्मेदारी है। अतः एक अवयस्क भी अभिकर्ता हो सकता है। इट मीन्स कि कोई अगर अधेड़ उम्र का व्यक्ति है या बूढ़ा व्यक्ति है वो भी एक अभिकर्ता एजेंट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे एजेंसी किसे कहते हैं और जो एजेंसी के कर्तव्य क्या होते हैं, ठीक है, और तत्व क्या होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, यहीं पे समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और हमारी वीडियो को कर दीजिए शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।